अब अगला चैप्टर हमारा क्या है बच्चा? वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें, वंशागति और विविधता। इस चैप्टर में थोड़ा सा आराम से चलेंगे बच्चा, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं इक्वेशन बहुत सारे जुड़े हुए हैं और यहां से भी सवाल अच्छे आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आराम से चलेंगे जब तक इसका बेसिक कंप्लीट नहीं हो जाता। अब वंशागति क्या बोलते हैं इसको? इनहेरिटेंस। विविधता वेरिएशन। पहले इन दो शब्दों को समझे। अरे कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, इधर देखो। कौन सेलिब्रिटी था? चलो, इनहेरिटेंस और उसके बाद वेरिएशन। अच्छा बता, इस चैप्टर में ना बेसिकली आप याद रखिएगा कुछ 7-8 वर्ड आएंगे, उन वर्ड को पहले क्लियर करिएगा सभी लोग। हालांकि लास्ट टाइम जब आपको पढ़ाया था उस समय भी इसी तरीके से पढ़ाए थे आपको कि पहले वर्ड क्लियर किए थे, उसके बाद चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे। पहला दो वर्ड वंशागति और विविधता, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इसका मतलब क्या है? तो सीधा सीधा याद रखना बच्चा कि जो लक्षण है, ठीक है, वो एक पीढ़ी से, पीढ़ी मतलब सीधा सीधा यहीं पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि पीढ़ी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं F1, F2, F3 ऐसे करके। ठीक है, जो पहली पीढ़ी होगी F1, जो उसके बाद आएगी वो F2, जो उसके बाद आएगी वो F3। इंग्लिश में इसका मतलब होता है फिलियल। ठीक है, फिलियल, फिलियल माने पीढ़ी। ठीक है, तो सीधा सीधा कि जो भी कोई लक्षण है, ठीक है, और वो एक पीढ़ी में दिखाई दे रही, जिसका नाम हमने दे दिया क्या? F1 पीढ़ी। और वो लक्षण F1 पीढ़ी से होते हुए कहां चला गया? F2 में चला गया। यानी कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इसी बात को क्या कहा जाता है? वंशागति कहा जाता है। क्लियर है पहला वर्ड? दूसरा क्या है बच्चा? विविधता। विविधता माने सीधा सीधा क्या होता है? अंतर। ठीक है, डिफरेंस। अब ये शब्द भी किसके लिए है? तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई साहब क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जा रहे हैं? लक्षण जा रहे हैं। जो लक्षण पहले पीढ़ी में है वही लक्षण हमको देखने को मिल रहे हैं किसमें? दूसरी पीढ़ी में। चलो इस बात को मान लिया, ठीक है, कि जो लक्षण हमारे पिताजी में है वो लक्षण मुझ तक पहुंचे हैं, इस बात को हमने क्या दिया? वंशागति का नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन क्या मैं बिल्कुल अपने माता पिता के जैसा हूं क्या? नहीं ना, कुछ क्या मिल रहे हैं मेरे अंदर? अंतर मिल रहे हैं। इसी अंतर को नाम दिया जाता है क्या बच्चा? विविधता। क्लियर? और ये वंशागति और विविधता दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं किस पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। समझ में आई? ये दोनों शब्द किसके लिए हैं? लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वंशागति तो होती है, ठीक है, लेकिन ये विविधता नहीं आती है। ये तब आएगी ना कि जब कहीं ना कहीं क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब दो, यानी कि दो कैरेक्टर, मेल हो या फीमेल हो वो बात की चीज है, दो कैरेक्टर जब एक साथ कंजुगेट होते हैं, जब जुड़ते हैं, तो दोनों के लक्षण क्या होते हैं? एक साथ आते हैं। और लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी। अब डिपेंड करता है कि कौन सा लक्षण आप में दिख रहा है। ठीक है, जैसे मां के अंदर बहुत सारे लक्षण हैं, पिता के अंदर भी क्या है? बहुत सारे लक्षण हैं, और माता और पिता दोनों के मिलन से कहीं ना कहीं हमारा जन्म हुआ है ना। तो माता का भी लक्षण मेरे अंदर है, पिता का भी लक्षण मेरे अंदर है। अब दोनों में से जो लक्षण प्रभावी होगा वो लक्षण मेरे अंदर दिखाई देगा। अब सिंपल सा लॉजिक ले लो कि अगर माता के त्वचा का रंग ले लो, पिता के त्वचा का रंग ले लो, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों के दोनों सेम है, थोड़ा बहुत अंतर दोनों में मिलेगा देखने को। ठीक है, अब दोनों का कैरेक्टर मेरे अंदर आ रहा है। माता का भी त्वचा का रंग वाला लक्षण मेरे अंदर है, पिता का भी त्वचा का रंग वाला लक्षण है। ठीक है, और मैं चला गया माता पे, पिताजी का त्वचा का रंग मुझ में आया ही नहीं। इसका मतलब पिता के त्वचा का रंग कैसा रहा होगा? अप्रभावी। ठीक है, उसको बोलते हैं रिसेसिव। और जो प्रभावी होता है उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट। ठीक है, तो जो प्रभावी होगा वो मेरे अंदर दिखाई देगा, जो अप्रभावी होगा वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब एक सादा पानी लो, ठीक है, एकदम प्योर पानी, ठीक है, उसमें आपने डालना है, मान लीजिए कि एक रंग पिंक डाल, एक बूंद पिंक डाल दो उसमें। ठीक है, डाल दिया, कुछ समय के लिए वो पानी कैसा हो जाएगा? पिंक। ठीक है, उसमें और एक बूंद पिंक डालो, कैसा हो जाएगा? और थोड़ा सा पिंक हो जाएगा। ठीक है, और उसमें एक बूंद खाली ब्लैक डालो, पूरा का पूरा का हो जाएगा ब्लैक। अब यहाँ पे क्या बात समझ में आएगी? ब्लैक क्या है? प्रभावी है। उसके लक्षण को भी गायब कर दिया। जो कुछ समय तक गुलाबी दिख रहा था वो भी क्या हो गया? गायब हो गया। अकेला काला क्या पड़ गया? प्रभावी। तो जो प्रभावी होगा वो पिछले लक्षण को
हटा देता है, दबा देता है, ठीक है। तो अप्रभावी हमेशा दब जाता है, अप्रभावी हमेशा अपने आप को दिखा देता है। और ये अप्रभावी और प्रभावी किसके लिए है बच्चा? लक्षण के लिए, ठीक है। चलो ये दोनों के दोनों क्लियर हुए शब्द, मिटा दे इसको। क्या डाउट होगी पूछिएगा, ठीक है। चलो, और ये सीधा सीधा हम बात करते हैं किसमें, इन सबको मिलाकर हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या? आनुवांशिकी। इसको कहा जाता है क्या? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था पता है ना? बेटसन ने। ये सब आप किताब में खोजे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बस याद रखिएगा कि जेनेटिक्स जो वर्ड है, आनुवांशिकी जो शब्द है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? बेटसन। उन्होंने कहीं ना कहीं इस नाम को दिया था, ठीक है। एक एक पॉइंट खत्म। उसके बाद और अगला क्या? 3-4 को बिंदु एक साथ में बोल के खत्म कर देते, सुन लो, बुक में अंडरलाइन कर सकते हो। आनुवांशिकी के जनक सबको पता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि जो आनुवांशिकी पढ़ने वाले हैं, आनुवांशिकी के अंदर 2 चीज पढ़ेंगे हम लोग। पहला कहीं ना कहीं क्या था? वंशागति था, इनहेरिटेंस था। दूसरा क्या था? विविधता, वेरिएशन, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला? सबको आनुवांशिकी, ठीक है। अब आनुवांशिकी में हमने एक शब्द कहा कि कौन है जो आनुवांशिकी पर सबसे बढ़िया से मेहनत करके काम किए? एक ही नाम आता है, क्या? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि और भी लोग हैं, ठीक है, लेकिन मेंडल साहब का नाम क्या आता है? सबसे पहले आता है। रीजन क्या है? कि सबसे ज्यादा डेटा, सबसे ज्यादा रिसर्च किस कोई करने वाला है तो कौन है? मेंडल साहब है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके अलावा भी 2-3 वैज्ञानिक और थे, जैसे आपके कौन थे? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर जो है वो कौन है? बेटसन है। उसके बाद प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? मॉर्गन साहब है, ठीक है। और मानव आनुवांशिकी के जनक भी देखे गए, गैरोड, ठीक है। तो ये सब नाम केवल आप याद रख लीजिएगा, यहां से भी सवाल बनते, ठीक है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? आधुनिक आनुवांशिकी। आधुनिक आनुवांशिकी मतलब जो आज के डेट में जेनेटिक्स पर जो काम कर रहे हैं उसमें की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? प्रायोगिक आनुवांशिकी। प्रायोगिक का मतलब होता है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल किया हो इस बेस पर, ठीक है। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल किया है वो हो गए। उसके बाद आपका लास्ट कौन था? ह्यूमन, यानी कि हम लोगों की भी क्या होती है? अपनी आनुवांशिकी है। हम लोगों के अंदर भी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं क्या होती है? वंशागति होती है। उस पर भी किसी ने रिसर्च किया था, वो कौन थे? गैरोड थे, ठीक है। ये सब नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक वर्ड है कैनाबिलिक। कैनाबिलिक का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य को ही खा जाए, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे लोग को क्या कहते हैं हम लोग? कैनाबिलिक कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है? वेरिएशन है, एक प्रकार की विविधता है, ठीक है। अब सोचो बच्चा कि क्या कभी मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को खाएगा? बिना किसी विविधता के तो नहीं ऐसा होगा, है ना। बिना किसी वेरिएशन के तो ऐसा संभव नहीं है। चिकन वगैरह खाने वाले हैं इसमें कोई? हम तो हैं, बाकी आप लोग, ठीक है। चलो बहुत लोग हैं। चिकन तक तो बात समझ में आती है, चलो चिकन खा लिया, है ना, मीट वगैरह खा लिया, चलता है। अब यहाँ हम इंसान को खा जाए, थोड़ा अजीब लगता है ना? थोड़ा क्या, बहुत अजीब लगता है, संभव ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो, हम लोग के अंदर क्या मिल रहे हैं बच्चा? लक्षण। और ये लक्षण निर्धारित करते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं, क्या पीने वाले हैं, हमारा हाव भाव बोल चाल कैसा है, वो सब कुछ क्या है? हमारे लक्षण, ठीक है। अब हमारे अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लक्षण सब कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन हमारे लक्षण में क्या आ गया बच्चा? परिवर्तन आ गया, ठीक है। अब ऐसा परिवर्तन आया हमारे अंदर कि क्या हो गया? मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगा, ठीक है। ऐसा परिवर्तन आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है। और इसका प्रमाण एक लोकेशन पर है भी, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी याद है? तो वहां पर क्या हुआ था कि अमेरिका ने बम पटक दिया था, ठीक है। बम मतलब एटम बम, परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा वहां पे, ठीक है। ये 9वें 10वें में आपको पढ़ना भी है कविता के दौरान, ठीक है। अब वहां पे कहीं ना वो परमाणु बम के अवशेष आज भी मिलते हैं। अब अवशेष किस रूप में है? रसायनों के रूप में है। वहां पर परमाणु बम जो फटा था, मतलब कि काफी लंबे समय तक भी फटा था, और उसके रसायन आज भी वहां के वायुमंडल में फैले हुए हैं। जिसका देन क्या है कि वे रसायन वहां पर मिलने वाले जो लोग थे ना, उनके डीएनए में ला दिया क्या? चेंज, परिवर्तन। वो कैसे आएगा बात वो भी करेंगे हम लोग। लेकिन वो परिवर्तन क्या कर दिया कि लोगों को बना दिया कैसा? कैनाबिलिक।
वहां पे जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की वजह से वहां के लोग कैसे हो गए, कैनाबिलिक हो गए। और कैनाबिलिक लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इंसान ही इंसान को मार करके खा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला, बस अचानक ही हमने देखा क्या कि एक मनुष्य है और मनुष्य को ही मार के खा जा रहा है। यानी कि क्या आया उसके अंदर परिवर्तन, चेंज, पहले से ऐसा नहीं था, अचानक आया। तो अचानक आए हुए परिवर्तन को क्या नाम दिया जाता है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ये भी याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक शब्द कि कोई लक्षण मेरे अंदर पहले से उपस्थित नहीं था और वो मेरे अंदर आ गया, वो लक्षण, ऐसे लक्षण या फिर ऐसे आए हुए लक्षण को क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है। अच्छा, ये बताओ यहां से एक और शब्द कि क्या जो म्यूटेशन हुआ आपके अंदर, पहले म्यूटेशन को क्लियर करते हैं। जैसे दो साल से हो गया हम लोग के साथ पढ़ते हुए। ठीक है। 2 साल पहले यदि आपने केयर किया हो तो कुछ मैदान मेरा था, मतलब बाल पहले से था, अभी क्या है, साफ हो रहा है, बहुत तेजी से झड़ रहा है। ठीक है। क्या मैं इसको उत्परिवर्तन का नाम दे सकता हूं क्या? बिल्कुल, उत्परिवर्तन का नाम दिया जा सकता है, म्यूटेशन का नाम दिया जा सकता है ना। देखो बाबू, पहले बहुत था। ठीक है। अब सुनो, अब सुनो। इससे पहले हमने 2 शब्द क्लियर किया था, क्या, वंशागति और विविधता। अब सवाल यह है कि म्यूटेशन का मतलब कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई नया लक्षण आ जाना। ठीक है। और वो म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। कि जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है अचानक से, वो आया हुआ परिवर्तन बहुत अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है मेरे लिए। खैर, उससे भी मतलब नहीं है कि अच्छा है कि खराब है, मतलब इससे है कि मेरे अंदर है ना। ठीक है। चलो, मैंने अपने आप को कह दिया क्या, F1, क्या ये F2 में जाएगा? सोचना, शटर मत तुरंत खोल देना। ठीक है। तनिक सोचो, क्या बोला, म्यूटेशन क्लियर है सभी को कि भाई मेरे अंदर कोई चेंज आ गया, मैंने उसको क्या नाम दे दिया, म्यूटेशन। ठीक है। अब मेरे अंदर चेंज आया, म्यूटेशन आया, इसका मतलब मेरे अंदर लक्षण बदल गए। ठीक है। अब वो लक्षण अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ठीक है। अच्छा, उससे भी कोई खास लेना देना नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है, मतलब इस बात से है कि जो लक्षण मेरे अंदर आया है वो मेरे से मेरी अगली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा। आनुवांशिक होगा तो जाएगा। आनुवांशिक कब होगा, आनुवांशिक कब होगा, बोलते जाइए, सुन रहे हैं। ये मतलब कितना मतलब है? वो सही जा रही। चलिए देखो, अब हम लोग के अंदर क्या है बाबू, 2 प्रकार की कोशिका है। हम ही लोग के अंदर नहीं, हर एक समस्त जीवों के अंदर 2 प्रकार की कोशिका है। एक को कहते हैं कायिक कोशिका, एक को कहते हैं जनन कोशिका। अब कायिक कोशिका का मतलब होता है वेजिटेटिव सेल और जनन कोशिका का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल। और यदि बच्चा याद रखना कि कोई भी चेंज आपके अंदर आया और यदि वो चेंज आपके रिप्रोडक्टिव सेल के साथ जुड़ गया, यानी कि यदि वो लक्षण हमारे जनन कोशिका के साथ जाके जुड़ गया, तब बाबू अगर जनन कोशिका के साथ जुड़ गया ना, तो वो जनन कोशिका ही क्या करेगी, आपके अगले पीढ़ी को लेकर आएगी। उस दौरान उस जनन कोशिका में जो परिवर्तन आया है आपके अगली पीढ़ी में भी दिखाई देगा। ठीक है। और यदि कायिक कोशिका में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है तो कभी भी वो लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं देगा, कतई नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसे ये बाल का झड़ना, अगर ये लक्षण मेरे डीएनए के साथ जुड़ जाए और खास करके ये लक्षण जाकर के मेरे जनन कोशिका के साथ भी जुड़ जाए, तो हो सकता है, चांस बनता है कि मेरी अगली पीढ़ी जो आएगी उस पीढ़ी में भी बाल की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है। चलो, बाल का कम होना क्या लक्षण था मेरा, पहले से नहीं था, इसका मतलब बीच मेरे लाइफ के बीच में हुआ, क्या मैं इसको उत्परिवर्तन का नाम दे सकता हूं? बिल्कुल। क्या इस उत्परिवर्तन को मैं कह सकता हूं कि अगली पीढ़ी में जाएगा? हाँ, कह सकता हूं। कब? कि जब ये परिवर्तन कहां पर आए, जनन कोशिका में आए। ठीक है। अब चलो अपने किसी एक दूसरे की लेते हैं क्या पर। ठीक है। किसी का हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, बचपन से तो 2 हाथ था, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, क्या मैं इसको उत्परिवर्तन का नाम दूं? हाँ, उत्परिवर्तन ही तो हुआ ना, अचानक ही तो हुआ ना।
पहले से 2 हाथ था, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ काटना पड़ गया, खत्म हो गया, अब 1 हाथ है उसके पास, क्या ये वो तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब सोचो कि क्या उसका जो बच्चा आएगा वो भी 1 हाथ वाला आएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ से एक स्टेटमेंट मिल जाता है ना कि भाई साहब अगर जो चेंज आया है ना वो चेंज कहां पर आना चाहिए? जनन कोशिका में आना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सेल में आना चाहिए। क्या है? हमारा वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, इसके काट देने से हमारी अगली पीढ़ी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो म्यूटेशन के दौरान अच्छे लक्षण भी आते हैं, खराब लक्षण भी आते हैं। ठीक है, अब ये अच्छे हो या खराब हो, अगर यदि ये कहां पर हो? जनन कोशिका में हो, यदि रिप्रोडक्टिव सेल में होंगे, तब तो गारंटेड ये अगली पीढ़ी में जाएंगे ही जाएंगे, और यदि ये कायिक कोशिका में होंगे, वेजिटेटिव पार्ट में होंगे, तो कतई अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ऐसा होगा। ओहो, देखो परिवर्तन बहुत तरीके से है वहां पे। ठीक है, परिवर्तन एक तरीके का नहीं होता है। जैसे सोच के देखो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, या हमारे आसपास कुदरा में जितने भी लोग हैं, या कुदरा के आसपास गांव में देख लो, ठंड का मौसम है, ठीक है, इस ठंड की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लक्षण को बदल रहे हैं क्या? क्या सब लोग एक जैसा लक्षण बदल रहे हैं क्या? नहीं, सबके अंदर थोड़ा सा अलग अलग किस्म का लक्षण आता है। एक ही चीज को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोग। ठीक है, इसी में से कुछ ऐसे होंगे जो सुबह शाम बोरसी के सामने बैठने वाले होंगे, चलो बोरसी नहीं है, हीटर लगा के बैठ जाए। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे भी प्राणी हो, मतलब ऐसे भी पंडित हो कि उनको गर्म पानी या ठंडा पानी से कोई मतलब ना, बस गए तुरंत नहा के चले। ऐसे से ऐसे प्राणी होंगे कि पहले जब तक पानी खौले ना तब तक नहाए ना। तो अलग अलग एक ही परिस्थिति एक ही है, परिस्थिति एक ही है, उस परिस्थिति को झेलने के लिए हम अपने अंदर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? बदलाव करते हैं। बस समझ में आई? एक ही चीज का अलग अलग प्रकार हो सकता है, यानी कि वहां पर तो एक ही प्रकार से वहां पे चेंज दिख रहा है ना, वो रासायनिक चेंज। अब उस रासायनिक चेंज की वजह से कुछ लोग वहां के क्या हो गए? कैनाबिलिक हो गए, और कुछ लोगों में ऐसा असर पड़ा कि आज तक उनकी पीढ़ियां क्या हो रही है? लूढ़े लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो वो एक अलग है। और ये परिवर्तन कहां पर आता है? आपको बखूबी पता है कहां पर आया हुआ है? उनके जीन में आया हुआ है ना। जीन में आया हुआ परिवर्तन कहीं ना कहीं क्या करता है? उनको नुकसान देता है। और भी क्या हुआ होगा पता है? अगर और भी डिटेल से सोचो तो उनका एलील जो बना है ना, उनका एलील लक्षण नहीं दिखा रहा। यदि लक्षण दिखा रहा है तो विकृत लक्षण दिखा रहा है, खराब लक्षण दिखा रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं उनके बच्चे क्या हो रहे? लूले लंगड़े पैदा हो रहे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या हमने एमनियोसिंथेसिस पढ़ा था? एमनियोसिंथेसिस के दौरान यही कहा था ना कि भाई अगर उसके गुणसूत्रों में किसी प्रकार की विकृतता आ जाएगी, किसी प्रकार से उसका यदि गुणसूत्र खराब होगा तो उसके बच्चे क्या हो जाएंगे? विकृत हो जाएंगे, लूला लंगड़ा पैदा हो जाएगा। हमने एमनियोसिंथेसिस के दौरान पता लगा कर उस बच्चे को क्या कर दिया था? मार दिया था, एमटीपी करा दिया था। यानी कि कुल मिलाजुलाकर गुणसूत्र यदि खराब हो, गुणसूत्रों में किसी प्रकार का जीन यदि काम ना करे, तो अगला जो बच्चा आएगा उसमें क्या होगा? विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा ही हुआ है वहां पर, उनके जीन या तो निष्क्रिय पड़ गए हैं या तो इस कदर खराब हो गए हैं वो अपने लक्षण और अलग तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे आंखों का रंग हो, हमारी आंखों का सीधा होना। देखो किसी लोगों का ऐसा होता है ना कि एक आंख छोटा है एक आंख बड़ा हो गया। किसी होता है जैसे ढेबर जिसको कह देते हो, बुरा मत फील करना, जस्ट हम कह देते हैं ना कि ढेबर है, मतलब कि कुछ आंख का उसका स्थिति ही अलग होता है। पता चला कि हम यहाँ खड़े हो, यहाँ देख के बतिया रहे हैं, होता है। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये लक्षण एक प्रकार के जीन की वजह से आया होगा? और यदि वो जीन परफेक्ट है तब तो मेरा सब कुछ ठीक है, आंख का लक्षण सब कुछ ठीक है। यदि उस जीन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आया तो क्या मेरी आंखों में डिस्टर्बेंस आ सकता है? क्या आ सकता है ना? क्या मैं इसको विकलांगता कह सकता हूँ? क्या आसानी से कहा जा सकता है। ऐसा ही चीज हुआ है वहां पे। ठीक है, उनके जीन जो है निष्क्रिय अवस्था में चले गए, या तो इस कदर उनमें बदलाव आ गया कि उसके लक्षण हमारे लिए सही नहीं। ठीक है, डन। और क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? अरे बोलो जल्दी, खत्म है? चलो अब बात करते हैं सीधा सीधा और कुछ वर्ड मेंडल साहब को ही लेकर के चलते हैं। अब पता है मेंडल साहब ने ना एक बात कही, मेंडल साहब से पूछा गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? आनुवांशिकी पर बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, अब जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब आपने तो कह दिया एक शब्द क्या? वंशागति। ठीक है, इनहेरिटेंस। इन्होंने बोला कि भाई लक्षण जो है वो क्या कर रहे हैं? एक पीढ़ी से F1 से F2 तक जा रहे हैं।
और इन्होंने कैसे कहा, तो बहुत सारा रिसर्च किया इन्होंने। रिसर्च करने के बाद देखा, रिसर्च किस पर किया था वो भी बात आएगा। एक मटर के पौधे पर काम किया था इन्होंने, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइजम सेटाइवम। कुछ जंगली मटर पे भी काम किया था, लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, वो सब चीज बाद में आएगी। सीधा सीधा कि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किया। किस पर प्रैक्टिकल किया, मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया। और मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल करके इन्होंने इतना अनुमान लगा लिया कि पहली पीढ़ी में के लक्षण कहां जा रहे हैं, दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं। तो इन्होंने कह दिया कि भाई लक्षणों की क्या हो रही है, वंशागति हो रही है। इनसे पूछा गया कि भाई लक्षणों की वंशागति कैसे हो रही है, ठीक है, कुछ तो कारण होंगे ना, जगाओ उसको। जाग जा बचिया, बिहान हो गया है, कहां चली जा रही हो, कौन है दुनिया में। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से ले सकते हैं मजा, फिर लिया जा सकता है ना, बहुत बढ़िया से। वंशागति दिख रहा तुम्हारा भी, चलो। एक शब्द में बाबू बहुत अर्थ निकल जाता है। देखो क्या बोला कि भाई मेंडल साहब ने कह दिया अपने जांच के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान, कि एक पीढ़ी का लक्षण दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। इसका मतलब कि लक्षण क्या दिखा रहे हैं, वंशागति दिखा रहे हैं, इनहेरिटेंस को शो कर रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया कैसे, प्रूफ करिए। तो प्रूफ के दौरान इन्होंने कहा कि भाई कुछ तो है। पहले उन्होंने रसायन बोला ना, कहा कि कुछ ऐसे रसायन हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, लक्षण को एक पीढ़ी से लेकर के कहां जा रहे हैं, दूसरे पीढ़ी में लेके जा रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया कि भाई इस रसायन का कुछ नाम बताइए। तो इन्होंने कहा कि इस रसायन का नाम क्या है, कारक है, फैक्टर है। सीधा सीधा इन्होंने यही कहा कि कुछ तो कारक है, कुछ तो फैक्टर है जो रसायन के रूप में है। और वो रसायन क्या कर रहा है कि इस लक्षण को एक पीढ़ी से उठा करके कहां पहुंचा रहा है, दूसरे पीढ़ी में पहुंचा रहा है। बस इतना ही बात बोला और बोला कि खत्म, इससे ज्यादा मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है। तो पहला वर्ड याद रखिएगा क्या इसमें, कारक, ठीक है। अब इस बात को ना और डिटेल में समझा गया जब एक व्यक्ति आए जिसका नाम था क्या, जोहानसन। तो जोहानसन ने कहा कि भाई मेंडल बाबा ऐसा है कि आपने जिसको ना कारक का नाम दिया है वो दरअसल कारक नहीं है, वो क्या है, जीन है, ठीक है। और ये जीन क्या कर रहा है कि जो लक्षण आप कर रहे हो ना कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, इस लक्षण को ले जाने वाला कौन है भाई, जीन। तो यहां से एक बात याद रखिएगा कि इस जीन के बारे में बताने वाले कौन थे, जोहानसन। तो पूरा क्लियर डेटा किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं वो लक्षण को ले जाने वाला कौन है, जीन है, ठीक है। और इससे पहले तक का जो डेटा किसने दिया था, मेंडल ने। तो इन्होंने केवल इतना ही कहा था कि पहली पीढ़ी का लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, दूसरे का पीढ़ी का लक्षण तीसरे में जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है रसायनों की वजह से, और उस रसायनों को इन्होंने नाम दे दिया था क्या, कारक। डन, चल पहला वर्ड क्लियर हुआ, कारक। इतना सुबह सुबह भी फोन करते हैं कैसे। दूसरा वर्ड एलील, बिठा दे। क्या कुछ पूछना है इसमें, अच्छा सिंबल का भी नाम ले लो। और कहा गया, यहीं पे लिख देते हैं। जीन को क्या किया था ना, चिन्हित किया था, या जीन को हम ऐसा कहें कि क्या दिया गया था, चिन्ह दिया गया था, सिंबल दिया था। और सिंबल देने वाले कौन थे बच्चा, मॉर्गन। यही वो मॉर्गन है जिन्होंने प्रैक्टिकली बताया था सब कुछ, ठीक है। इतना ज्यादा इन्होंने प्रैक्टिकल किया था ना, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है क्या, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि बस नाम दे दिया, सीधा सीधा देखो क्या क्या चीजें इन्होंने कहा कि कारक है, इन्होंने क्या बोला कि जीन है, और इस जीन को कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर दिया, चिन्ह दे दिया, सिंबल दे दिया। जैसे एक लंबाई का जीन, ठीक है, तो लंबाई का जीन है तो इसको क्या नाम दे दिया, नाम नहीं, क्या सिंबल दे दिया, कैपिटल टी। एक और लक्षण ले लिया जाए बौना, तो इसको क्या दे दिया गया, स्मॉल टी। तो ये सब जो चिन्ह देने वाला काम था ये किसने किया था, मॉर्गन ने किया था, ठीक है। अब इसके बाद अगला एलील, मिटाए ना, वर्ड को क्लियर करते जाइएगा बाबू। तो कितना फोन करेगा भाई।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? युग्म विकल्पी ना। चलो दूसरा वर्ड एलील, युग्म विकल्पी। चलो इससे पहले एक नाम समजात, समजात गुणसूत्र, होमो जाइगस क्रोमोसोम। देखो अब समजात गुणसूत्र का मतलब क्या होता है बच्चा? हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमारे अंदर 23 जोड़ी क्या है? गुणसूत्र है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं जो ये जोड़ी है इसमें से 23 आए होंगे किससे? पिता से, और 23 आए होंगे किससे? माता से, ठीक है। चलो 23 आ गए पिता से, 23 आ गए माता से। अब इसमें से अगर हम इनको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्रोमोसोम संख्या 1, क्रोमोसोम संख्या 2, फिर क्रोमोसोम संख्या 3, ठीक है। ऐसे करते करते 23 को लिख देंगे। फिर माता वाले को भी क्या? गुणसूत्र संख्या 1, गुणसूत्र संख्या 2, गुणसूत्र संख्या 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब पिता का गुणसूत्र संख्या 1 और माता का गुणसूत्र संख्या 1 आपस में क्या बनाएगा? जोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो इधर से लिख दिया गुणसूत्र संख्या 1 किसका? पिता वाला, और इधर से ले लिया क्या? गुणसूत्र संख्या 1 माता वाला। संख्या के आधार पे दोनों क्या है? समान है, यानी कि ये भी गुणसूत्र संख्या 1 है और ये भी क्या है? गुणसूत्र संख्या 1 है। ऐसे गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है बच्चा? समजात गुणसूत्र कहा जाता है, होमोजाइगस क्रोमोसोम का है, ठीक है। चलो ये तो कह दिया कैसे है, समजात गुणसूत्र है। कभी भी गुणसूत्र संख्या 1 गुणसूत्र संख्या 2 आपस में समजात नहीं होंगे। जब होंगे तो ये क्या होने चाहिए? समान। अगर यहां पर गुणसूत्र संख्या 2 लिखा है तो यहां भी क्या लिखना होगा? 2, ठीक है। चलो पहला चीज हो गया, हमने क्लियर किया क्या? समजात गुणसूत्र, ठीक है। अब समजात गुणसूत्र की हमने बात कर ली, तो गुणसूत्र कहीं ना कहीं आपने ऐसा देखा होगा ना, ये गुणसूत्र कुछ ऐसे होते हैं। एक चलो गुणसूत्र संख्या 1 दिखा दिया, इधर भी गुणसूत्र संख्या 1। अब इसमें क्या मिल रहे हैं? बहुत सारे जीन मिल रहे हैं। और एक धागे को क्या नाम दिया जाता है? अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमैटिड, याद है ना? या इसी को एक डीएनए भी बोलते हैं हम लोग। चलो इसमें बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं। अलग अलग जीन क्या करते हैं? अलग अलग लक्षण को लेकर के आते हैं। तो जगह बनाना चाहिए था। देखो यहां पर हमने दिखा दिया गुणसूत्र संख्या 1 ये है, गुणसूत्र संख्या 1 ये भी है, ठीक है। इस पर भी क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं, और इस पर भी क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं। चलो दोनों के दोनों कैसे हैं? समजात गुणसूत्र है। तो सीधा सीधा याद रखना कि समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन, ठीक है। क्या बोला? समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन आपस में क्या बनाते हैं? जोड़ी बनाते हैं। तब जाकर के क्या दिखाई देता है? लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। और इनका जो जोड़ी बना तो इसके जोड़ी को ही नाम दिया जाता है क्या बच्चा? एलील का नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा हम यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ एक गुणसूत्र संख्या 1, यहाँ भी एक गुणसूत्र संख्या 1, ठीक है। क्या मैं इनको समजात बोल सकता हूं? चलो बोल दिया। यहां पर एक जीन मिल रहा है और यहां पर भी एक जीन मिल रहा है, ठीक है। यहां पर जो जीन है, चलो 2 प्रकार का लक्षण लेके चलते हैं। एक है लंबा और दूसरा बौना, ठीक है। लंबा के लिए हम लोग कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं, बौना के लिए स्मॉल टी का इस्तेमाल करते हैं। इस वाले गुणसूत्र पर मिल रहा है जो जीन, उसको हमने दे दिया कैपिटल टी, इस वाले पर जो मिल रहा है उसको क्या बोल दिया? स्मॉल टी। अब ये दोनों के दोनों गुणसूत्र आपस में कहीं ना कहीं क्या जुड़े हुए हैं, मतलब कि समजात हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर उपस्थित जो जीन होते हैं बच्चा, ये भी क्या बनाते हैं? अपनी जोड़ी बनाते हैं। और इसी को हमने नाम दिया है क्या?
एलील। एलील का मतलब तो पहला याद रखना कि किसकी जोड़ी है, ये जीन की जोड़ी है। कहां पर जीन मिलेंगे ये, तो ये जीन कहां पर मिलेंगे, समजात गुणसूत्रों पर मिलेंगे। और इनकी जो जीन की जोड़ी बनी है इसी को नाम दिया क्या हमने, एलील या युग्म विकल्पी। और जब एलील बनता है ना, तो एलील बनता है तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो कैपिटल को हमेशा आगे, स्मॉल को हमेशा पीछे। ये हमने क्या लिख दिया, एक एलील को लिख दिया, एक युग्म विकल्पी को लिख दिया। आज जैसे ही जोड़ी बनाएगा उसी समय एक लक्षण क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। ठीक है क्या, अभी मैंने तो लक्षण की कोई बात ही नहीं की, कौन सा लक्षण दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, तो दोनों जीन आया ना एक साथ। ठीक है, अब यहां तक दिमाग में दो क्या कि अगर मान लिया जाए कि ये पिता का गुणसूत्र था और ये कहानी पता है कब की है, ठीक है, और ये माता का, जब हम जाइगोट के रूप में थे ना तब की कहानी है कि पिता से कहीं ना कहीं शुक्राणु आए, माता से क्या आए, अंडाणु आए। उन दोनों में से कहीं ना कहीं 23 गुणसूत्र आए और 23 गुणसूत्र आपस में क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। यानी कि 23 गुणसूत्र अपनी संख्या के हिसाब से क्या बनाएंगे, समजात गुणसूत्र बनाएंगे। चलो समजात गुणसूत्र बन गया जिसमें से हम केवल एक गुणसूत्र को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब पिता के पास कहीं ना कहीं एक जीन ऐसा है जो कैसा है, लंबा है। माता के पास एक जीन ऐसा है जो कैसा है, बौना है। यानी कि लंबाई को निर्धारित करने वाला माता के पास भी एक जीन है और लंबाई को निर्धारित करने वाला पिता के पास भी एक जीन है। अब पिता के पास जो है उसको कैसा है, लंबा है, या माता के पास जो है वो कैसा है, बौना है। ठीक है, दोनों का दोनों जीन मेरे अंदर आया, किस रूप में आया, एलील के रूप में आया। आज ऐसे ही मेरे अंदर एलील बन करके आएगा, वो क्या दिखाएगा मेरे अंदर, लक्षण दिखाएगा। अब डिपेंड करता है कि कैसा लक्षण दिखेगा। तो लक्षण आपको बताया था दो प्रकार का होता है, एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी। प्रभावी को बोलते हैं डोमिनेंट, अप्रभावी को बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है, अब चलो कैपिटल टी और स्मॉल टी मेरे अंदर आ गया, ये लो कैपिटल टी भी आ गया और स्मॉल टी भी आ गया। यानी कि ये लक्षण तो दे रहा होगा मेरे अंदर। अब कैसा लक्षण दे रहा होगा, लंबाई का। ठीक है, ये लंबाई का लक्षण दे रहा होगा। लंबाई दो तरीके की होती है, एक होता है लंबा, दूसरा होता है बौना। अब इन दोनों में से जो प्रभावी होगा, अभी प्रभावी की कुछ बातें नहीं कर रहे कि प्रभावी कौन होता है और प्रभावी कौन होता है, कोई बात नहीं। सीधा सीधा कि अगर कैपिटल टी प्रभावी होगा तो मैं कैसा दिखाई दूंगा, लंबा, और यदि स्मॉल टी प्रभावी होगा तो मैं कैसा रह जाऊंगा, बौना। तो सीधा सीधा केवल आपको फिलहाल क्या समझना है, एलील। एलील का मतलब क्या होता है कि समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन होते हैं वो जीन आपस में जोड़ी बनाते हैं, संयुग्म हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उनके बनने से एक लक्षण का निर्धारण हो जाता है, और वो जो लक्षण का निर्धारण हुआ है वो डिपेंड करता है किस पर, जीन पर, कि वो जीन कैसा है, प्रभावी है कि अप्रभावी है। बात समझ में आए? तो इनकी जोड़ी ही क्या कहलाती है, युग्म विकल्पी कहलाती है। ज्यादा दिमाग खर्चा करोगे गड़बड़ा जाओगे, खास करके वे लोग जो इनको पढ़े ही नहीं। जिन्होंने पढ़ा है वो तो मैनेज कर लेगा सब। कितने लोग नहीं पढ़े हैं ये सब टॉपिक, 3 तो पहले से पता है हमको, 3 में से एगो नहीं आई है, 2 एगो पीछे ब्रजेश, 3 बाकी लोगों ने सबने पढ़ा है ना। चलो पढ़ाया तो अच्छी बात है, मैनेज कर रहे हो, ज्यादा खर्चा नहीं। ठीक है, अब पता है ये एलील अलग अलग नहीं होते हैं हमारे अंदर, ये एलील अलग अलग नहीं होते हैं, ये भी याद रखना। मिटाएं इसको, चलो समझाते हैं। देखो देखो बच्चा फील करना, ये हमारी कोशिका, ठीक है। चलो कोशिका छोड़ो, कोशिका के अंदर का हमारा केंद्रक है, ठीक है। हमको पता है कि कहीं ना कहीं क्या होती है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। इसी केंद्रक को हमने यहां बना दिया, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुण सूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। और ये क्रोमोसोम के रूप में भी नहीं होता है, किस रूप में होता है, क्रोमेटिन के रूप में होता है। क्रोमेटिन का मतलब होता है कि जब गुणसूत्र अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, जाल के रूप में रहता है, द्रव्य के रूप में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन के, ठीक है। हम लेकर के आते हैं इनको अवस्था में, 1 2 3 4 अंततः कर देते हैं 23, ठीक है। ये चलो कह दिया कि ये माता का सीरीज है गुणसूत्रों का। ऐसे ही हाँ
देखो अब हमारे ऐसा काम कहीं ना कहीं ये चीज हमारे प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक केंद्रक में होगा, ठीक है। माता का भी गुणसूत्र है, पिता का भी गुणसूत्र है, और संख्या के आधार पर सब लोग क्या बना रखे हैं, अपनी जोड़ी बना रखे हैं गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्रों की जोड़ी को हमने क्या नाम दिया है, समजात गुणसूत्र। इस पे भी कोई जीन है, यहाँ भी कोई जीन है, वैसे ही बहुत सारे जीन होंगे। एक एक जीन की हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर। क्या लगता है कि एक गुणसूत्र में एक ही जीन होते हैं क्या? याद है आप लोग को मेगा प्रोजेक्ट? मेगा प्रोजेक्ट में पता है ना कितने जीन हमने पढ़े हैं, बहुत सारे जीन हैं। हम बस केवल एक एक जीन को लेकर के चल रहे हैं। एक जीन माता के अंदर भी होंगे लक्षण वाले, और एक जीन पिता के अंदर भी होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम त्वचा के रंग का ले लें, तो त्वचा का रंग को निर्धारित करने वाला जीन माता के पास भी है, और त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाला जीन पिता के पास भी है। चलो हमने कह दिया कि गुणसूत्र संख्या 1 पर माता वाले गुणसूत्र में मिल रहा है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला, और गुणसूत्र संख्या 1 पर पिता में भी क्या मिल रहा है, त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग जीन के लिए, कि चलो कोई गोरा है, माता या पिता गोरा के लिए इस्तेमाल कर देते हैं कैपिटल बी, और सांवला के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं स्मॉल बी। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं इसमें कि लेटर नहीं बदलते हैं हम लोग, ठीक है, बस केवल कैपिटल और स्मॉल करते। अगर किसी एक के लिए हमने बी का इस्तेमाल किया है तो दूसरे के लिए सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी को बदल देंगे किसमें, स्मॉल में। और जो डोमिनेंट होता है, जो प्रभावी होता है, उसको हमेशा लिखते हैं किससे, कैपिटल बी से, और जो अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है, उसको लिखते हैं हमेशा स्मॉल लेटर, ठीक है। चलो तो कह दिया कि पिता के पास, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे कि ये पिता कैसे हैं, सॉरी माता कैसी है, गोरी है, पिता कैसे हैं, सांवले। तो माता पर कैसा मिल रहा होगा, कैपिटल बी, पिता पर कैसा मिल रहा होगा, स्मॉल बी, ठीक है। और पहले बना समजात गुणसूत्र, उसके बाद क्या बना, एलील। इसको हम आसानी से नाम दे सकते हैं क्या, एलील। एलील के रूप में क्या बना बच्चा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये कैपिटल बी और स्मॉल बी किसके अंदर है, मेरे अंदर है, ठीक है। किस रूप में है भाई, तो मेरे अंदर जो गुणसूत्रों की जोड़ी बनी है उस रूप में मिल रहे हैं, हमने इसको नाम दे दिया एलील। अब क्या मेरी त्वचा का रंग है, ठीक है, त्वचा का रंग क्या है, मेरा एक लक्षण है, और वो लक्षण किस वजह से है बाबू, एलील की वजह से। ये एलील किस पर बने हैं, मेरे गुणसूत्रों पर, और वो गुणसूत्र कहां से आए हैं, माता से और पिता से आए हैं। दोनों के जीन आ गए इसमें। इसमें से जो प्रभावी होगा, चाहे कैपिटल बी वाला प्रभावी होगा या स्मॉल बी वाला जो प्रभावी होगा, उसी का लक्षण मेरे अंदर दिखाई देगा। चलो मैंने कह दिया कि मैं सांवला हूं, तो सांवला हूं तो कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है, स्मॉल बी का, और स्मॉल बी का लक्षण किसका था बच्चा, पिता का था, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमेशा। पढ़ते जाओ आगे और भी समझ में आएगा। खाली एलील में क्या याद रखिएगा कि समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीनों की जोड़ी होती है वो एलील बनाते हैं, युग्म बनाते हैं अपना, जिसको हमने नाम दिया है क्या, युग्म विकल्पी। और एक युग्म विकल्पी क्या करता है, एक लक्षण को निर्धारित करता है। बोलिए कुछ कह रहे हैं। अगला वर्ड, अरे जल्दी आ जा। चलिए, विषम युग्मनज और सम युग्मनज। कितना हो गया, 2 वर्ड कंप्लीट हुआ ना। तीसरा वर्ड विषम युग्मनज और दूसरा सम युग्मनज। इसको कहते हैं होमोजाइगस और इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। कौन बतिया रही है जी, दुर्गा? मोमन देखो इधर, विषम युग्मनज और सम युग्मनज। अब इसका मतलब क्या होता है बाबू, तनिक ये बताओ। एक समान दिख रहा है क्या, एक समान दिख रहा है, अब असमान हो गया ना, ठीक है। अब ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चा याद रखना किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एलील के लिए, ठीक है। यदि एलील में मिलने वाला जीन, अगर मैंने 2 जीन को एक साथ लिख दिया, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, सब क्या है, एक ही प्रकार के जीन है, ठीक है। अब इसमें से हमने देखा कि कुछ एक समान है और कुछ असमान है। ये तीनों के तीनों कौन है, एलील है। और ये दोनों वर्ड किसके लिए आता है, एलील के लिए आता है। अब डिपेंड करता है कि एलील अगर एक जैसा होगा तो क्या बोलेंगे, सम युग्मनज, और यदि अलग अलग होगा तो क्या कहेंगे, विषम युग्मनज। तो सीधा सीधा अगर मैंने ये वाले एग्जांपल को उठा करके यहां लिख देना है क्या, विषम युग्मनज, तो विषम युग्मनज के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए
स्मॉल ए। सम युग्मनज के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। बात पल्ले पड़ी। यहां पर जिन समान है, हाँ भले इसको कैपिटल में लिखा है, मतलब कि क्या होगा, प्रभावी होगा, ठीक है, और इसको स्मॉल में लिखा तो ये कैसा होगा, अप्रभावी होगा। लेकिन है तो एक जैसा, ये क्या है, अप्रभावी, ये भी क्या है, अप्रभावी, ये क्या है, प्रभावी, ये भी क्या है, प्रभावी, ठीक है। यहाँ पर एगो प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति हुई तो हम इसको क्या कहेंगे, विषम युग्मनज। अगर इस तरीके से हुआ तो क्या कहेंगे, सम युग्मनज। यहां तक क्लियर? और कुछ रह गया? और ये समयुग्मनज है ना, विषम युग्मनज का बहुत बड़ा असर है मेंडल के चैप्टर में। अब मेंडल सफल हुए थे ना, इसका कारण एगो ये भी था कि समयुग्मनज लेकर के चले थे, इसलिए कहीं ना कहीं जल्दी सक्सेस हुए। जल्दी कहाँ सक्सेस हुए थे, मर और गए थे, उसके बाद जाके इनको सफलता मिला था। चलिए दो और रह गया, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। चलिए पांचवा वर्ड बतियाओ नहीं, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। इसको कहते हैं क्या, फिनोटाइप, और इसको कहा जाता है जीनोटाइप, ठीक है। अब अभी तक हमने कुछ और तो नहीं, लेकिन कम से कम कैपिटल टी और स्मॉल टी को तो जान ही लिया, ठीक है। कैपिटल टी किसको बताता है, लंबाई को, कि मतलब वो चीज कैसी होगी, लंबी लक्षण वाली होगी। और स्मॉल टी किसको बताता है, लंबाई को ही, लेकिन कैसा लंबाई, बौनापन वाला लंबाई को, ठीक है। यानी कि छोटे को बताता है और ये लंबे को बताता है। चलो अब यदि किसी व्यक्ति के अंदर मिलने वाला कोई जीन है और उस जीन को देख करके मुझे उसके लक्षण का अनुमान हो जा रहा है, ठीक है। जैसा अगर मैंने लिखा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अभी कुछ बातें और भी आएंगी कि हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल को आगे लिखते हैं, स्मॉल को पीछे लिखते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभावी को आगे लिखना है, अप्रभावी को पीछे लिखना है, ठीक है। प्रभावी हमेशा अपने लक्षण को दिखाएगा और अप्रभावी अपने लक्षण को नहीं दिखाएगा। इसका सीधा एग्जांपल आपको इंक वाला दे चुके हैं कि कुछ समय तक पिंक जो था वो क्या था, प्रभावी था, दिख रहा था उसमें। जैसे ही आपने ब्लैक डाला तो वो ब्लैक क्या कर दिया, पिंक के रंगों को गायब कर दिया, अपने लक्षण को दिखा दिया, ठीक है। तो वैसा ही क्या होता है कि जो लक्षण प्रभावी होता है, ये प्रभावी लक्षण हमेशा अपने आप को दिखाएगा और अप्रभावी के लक्षण को कभी भी दिखाने नहीं देगा, ठीक है। और यदि कुछ भी लिखा हुआ है उसको देख करके मुझे लक्षण का अनुमान हो जाए, उसको कहते हैं क्या बच्चा, लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे हमने लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको देख करके पता चलता है कि ये जो एलील बना है, ये एलील कैसा है, लंबा है। तो किसी एलील को देख करके यदि जब भी मैं उसके किसको लिखता हूं, लक्षण को लिखता हूं, तो उसके लक्षण को लिखना ही क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या बच्चा, जीनोटाइप। अब इसमें उल्टा हो जाता है इसका, कि लक्षण को देख करके यदि मैं क्या कर पाऊं, इसके जीन को लिख पाऊं। अगर हमने लिख दिया लक्षण कैसा, लंबा, ठीक है, तो लंबा होने के लिए हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो लंबा क्या है, लक्षण है। और लक्षण लाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको, यहाँ पर एक एलील को लिखना होगा। एलील किसके कहते हैं भाई, तो जब तक दो जीन की जोड़ी नहीं बनेगी तब तक हम लोग एलील बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हमको दिखाना है एक लक्षण, वो भी कैसा, लंबा का लक्षण। क्या लिखना होगा इसके लिए, एलील। तो लंबा होने के लिए क्या क्या एलील लिखा जा सकता है, तो पहला लिखा जा सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल टी। दोनों स्थिति में ये लक्षण किसको बता रहा है, लंबे को बता रहा है। तो हमने इसके लक्षण को किस रूप में लिख दिया, जीन के रूप में लिख दिया। तो जीन के रूप में लिखना क्या कहला जाएगा आपका, जीन प्रारूप। और यदि कहीं पर जीन लिखा है उसको देख करके आप लक्षण का अनुमान लगा लेते हो तो उसको क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। ये आपके टोटल 6 वर्ड। और कुछ, अब इसके बाद आएगा क्या, मेंडलिज्म, मेंडलवाद। बिठा दें इसको। आप बताएं, जो प्रभावी होगा उसको आगे लिखा जाएगा, जो अप्रभावी होगा उसको पीछे
हाँ। और अप्रभावी भी मतलब प्रभावी हो जाएगा, जो प्रभावी है वो अप्रभावी हो जाएगा, तो उसके हिसाब से स्मॉल टी आगे नहीं, स्मॉल टी आगे नहीं लिख सकते, कभी भी आपको स्मॉल टी आगे तो मतलब नहीं लिखना है। बताया है उसके हिसाब से तो नहीं, देखिए क्या होता है कि अक्सर ऐसा नहीं है कि सुनो आप जो सही आपसे जो पूछ रहे हो सही है कि चलो एक जगह पे हमने कैपिटल टी लिखा, एक और लिख दिया क्या स्मॉल टी, ठीक है। किसी के लिए ये कैपिटल टी प्रभावी है, किसी के लिए स्मॉल टी प्रभावी है। सवाल तो यही है कि चलो कह दिया कि सर प्रभावी को आगे लिखना है, तो प्रभावी को आगे इस नियत से भी लिखना है कि वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल को आगे लिखते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मतलब बौना भी मतलब प्रभावी, हाँ बौना भी प्रभावी है, तो बौना भी प्रभावी है ना, तो बाबू देखो एक साथ बौना लिख दिया कि चलो ये क्या है, प्रभावी है। आज जब भी ये प्रभावी होगा इसके साथ कोई जीन लेकर आओगे जो कैसा होगा, लंबा होगा, तो इसको दबा दिया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। हाँ होने को ये बौना भी प्रभावी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी ये किसके साथ आएगा, लंबे वाले के साथ आएगा, ये लंबा वाला क्या करेगा, इसको दबा देगा। जरूरी नहीं है, लेकिन सिस्टम तो यही कहता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे माँ बौनी है, पिता लंबे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं बौना होऊंगा, ठीक है। हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं, लेकिन जो सिस्टम है मेंडल साहब का, वो थियरी क्या कहता है कि हमेशा प्रभावी अपने आप को शो करेगा और अप्रभावी अपने आप को शो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि माँ का बौना होना क्या है, प्रभावी है, पिता का लंबा होना वो भी प्रभावी हो सकता है। और अगर कहीं दोनों लक्षण आपस में मिक्स कर गए तो मैं मीडियम हाइट वाला रह जाऊंगा, यानी कि लंबा वाला भी थोड़ा बहुत लक्षण आ जाएगा और बौना वाला भी थोड़ा बहुत लक्षण आ जाएगा। हमेशा बस खाली लिखते समय क्या ध्यान देना है कि कैपिटल को हमेशा आगे लिखना है और स्मॉल को हमेशा पीछे लिखना है, ये लिखने के क्रम में, ठीक है। अब बशर्ते इसके पीछे की जानकारी हमें क्या प्राप्त है कि जो भी प्रभावी होगा वो अपने आप को दिखाएगा, जो अप्रभावी होगा वो अपने आप को नहीं दिखाएगा, उसके लक्षण को दबा दिया जाएगा, किसके द्वारा, प्रभावी के द्वारा। अब केवल यदि मैं प्रभावी को आगे लिखना चालू करूं तब तो उस हिसाब से यही दिमाग में आएगा कि सर किसी केस में मैंने कैपिटल वाले को कह दिया कि अप्रभावी है, स्मॉल वाले को कह दिया कि प्रभावी है, तब तो मुझे स्मॉल को आगे लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कर दोगी, जबरदस्ती कर दोगी कैपिटल में, जबरदस्ती। अरे हमने बहुत कुछ बोला है, सबको एक साथ मिलाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। देखो लिखने के क्रम में जो लिखने का सिस्टम है वो सिस्टम, ठीक है, कि लिखते समय हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल को आगे लिखते हैं, स्मॉल को पीछे लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए बस। अब बाकी प्रभावी तो स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं ना कर सकते हैं कि प्रभावी यदि ये स्मॉल वाला है तो उसको आगे लिखें, लेकिन जहां भी हम क्या करेंगे, एक कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे स्मॉल का इस्तेमाल करेंगे, तो हमेशा प्रभावी किसको कहेंगे, हम कैपिटल वाले को कहते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ कैपिटल लिख दिया, यहाँ स्मॉल लिख दिया और स्मॉल वाले को हम क्या कहते हैं, प्रभावी। लिखने के क्रम में कभी ऐसा नहीं लिखते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी कभी नहीं। जब भी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अक्सर जब भी कैपिटल टी लिखते हैं ये क्या लिखाता है, प्रभावी लिखाता है, और ये क्या लिखाता है, अप्रभावी। अब हमको ये डिपेंड में पता है बैकग्राउंड का सीन क्या होता है कि ये भी प्रभावी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रभावी हो गया तो इसको आगे लिख देंगे, कतई नहीं लिखेंगे। हाँ दोनों प्रभाव दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 100%। यही तो है उत्परिवर्तन, ठीक है, यही तो है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन इसी को तो कहते हैं। कि अब सिस्टमेटिक क्या कह रहा है कि ये कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन वो कैसा हो गया, बौना हो गया, तो क्या मैं इसको उत्परिवर्तन ना कह दूं, कहा जा सकता है, ठीक है। उत्परिवर्तन इसी का तो नाम है। हाँ चेंजेस बीच में ही आता है, और चेंजेस जन्म लेने से पहले भी आता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो जो लक्षण आप देख रहे हो, ठीक है, और उसमें यदि कोई परिवर्तन आया तभी तो आप फील करोगे ना कि चेंज आया है। अब मान लिया जाए कि जन्म हमारा हुआ ही नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ऋतु परिवर्तन आया कि नहीं आया। पहले तो मैं अपने लक्षण को देख लिया, ठीक है, कि मेरे अंदर ये लक्षण मिल रहे हैं, और उस लक्षण में यदि कोई बदलाव आ रहा है तब हम फील कर पाएंगे कि चलो मेरे अंदर क्या आ गया, बदलाव आ गया। तो इसको नाम दे दोगे क्या, वो तो परिवर्तन, म्यूटेशन का नाम दे दोगे, ठीक है। हाँ लेकिन म्यूटेशन आप इसके बिहाइंड भी कह सकते हो। जैसे माता एक क्या बतिया रही हो, जैसे मान लिया जाए कि माता जी गोरी हैं, पिताजी भी गोरे हैं, ठीक है, हम हो गए सांवले। तब तो लक्षण दिख रहा है ना कि पिताजी भी गोरे हैं, माता जी भी गोरी है, हम हो गए सांवले। तो क्या इनके बीच का लक्षण नहीं आ गया क्या मेरे अंदर, क्या मैं इसको म्यूटेशन नहीं कह सकता, क्या कह सकता हूँ,
कि दोनों पीछे की मेरी दोनों पीढ़ियां तो सही थी, पिता की भी पीढ़ी ठीक थी, माता की भी पीढ़ी ठीक थी, मुझे भी क्या होना चाहिए था, गोरा होना चाहिए था, हो गया मैं सांवला। एक प्रकार का ये भी क्या है, म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। तो उत्परिवर्तन आप जन्म से भी देख सकते हो, जन्म के बाद जो लक्षण है उसमें भी यदि कोई चेंज आता है तो वो भी क्या कहला सकता है, म्यूटेशन कहला सकता है। ठीक है, जितने प्रकार का क्रोमोसोम होता है उतने प्रकार का जीन होता है, ये स्टेटमेंट कतई गलत होगा। हाँ, एक क्रोमोसोम में कई एक जीन हो सकते हैं, लाखों लाख जीन हो सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड क्या करता है कि एक क्रोमोसोम पर एक जीन, दूसरे क्रोमोसोम का एक जीन, दोनों आपस में क्या बनाएगा, जोड़ी, जिसको क्या कहते हैं, एलील। एलील क्या करता है, एगो लक्षण को दिखाता है। और ऐसे एलील कितने सारे होंगे एक समजात गुणसूत्र पर, होमोजाइगस क्रोमोसोम पर। ए बतिया कौन रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तनिक शांत रहो बाबू, अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा तो मुझे भी क्लियर करने दो ना, आपका भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो ना। अब समझाने के क्रम में बात करोगे तो अच्छा नहीं है ना। हाँ, अगर ऐसे लोग बात करते ना जो ओवर टैलेंटेड हैं, मुझे वाकई में अंदर से खुशी होगी, मैं 5 मिनट शांत रह जाऊंगा। इतना अच्छा बेइज्जती खुद से करा लेते हो अपना। हाँ बोलिए बाबू, क्या कह रहे थे आप? पहला चीज, टाइम देखना आपकी नेगेटिविटी को शो करता है, कई बार हमने कहा है। चलिए बताइए बताइए बताइए, सवाल बताइए। हाँ बिल्कुल है। जीन प्रभावित कैसे होता है, मतलब नहीं समझ पा रहे आपकी बात। हाँ हाँ, वो मिक्सअप बनता है उनका। ठीक है, लक्षण दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का लक्षण दिख सकता है। इसका सीधा एग्जांपल जैसे एक कुत्ते में देख ले, आएगा, ये भी पढ़ने के लिए हम लोग को आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे कि अभी तक तो हम यही कहे हैं कि एक लक्षण प्रभावी, दूसरा लक्षण अप्रभावी, दोनों जब मिलेगा तो प्रभावी का लक्षण दिखेगा, अप्रभावी का लक्षण नहीं दिखेगा। यहाँ भी मेंडल साहब मार खाए थे। हाँ, दोनों एक साथ रहा तो लिखेंगे। हमने क्या कहा कि जब दोनों जीन एक साथ हो, जैसे प्रभावी भी और अप्रभावी भी, प्रभावी को हमेशा कैपिटल में लिखते, अप्रभावी को हमेशा स्मॉल में लिखते। और जब दोनों एक साथ हो, यानी कि हम सीधा सीधा कहें कि अगर हेटेरोजाइगस एलील रहा तब, ठीक है, होमोजाइगस रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। होमोजाइगस में या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। तो उस समय जब स्मॉल टी है, ये है तो कोनो को आगे लिखो, कोनो को पीछे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो चांसेस क्या बनते हैं कि माता बौनी है, पिता भी बौने हैं, तो जो बच्चा होगा वो भी कैसा होगा, बौना ही होगा। ठीक है, लेकिन इसके बिहाइंड का सीन नहीं बनता है कि बच्चा लंबा हो जाएगा। ये भी पता है कि कैसे लंबा होगा, पता है ना कैसे लंबा होगा। हो सकता है कि माता जी की पीढ़ी में कोई लंबा रहा हो या मेरे पिताजी की पीढ़ी में कोई लंबा रहा हो, चांस तो बनते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक क्या कहता है कि हमारे पास यदि जीन का आइडेंटिफिकेशन हो जाए, यदि हमको ये पता चल जाए कि यही जीन आया है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना माइंड मैप तैयार कर सकते हैं। जीनोटाइप जब हम लिखते हैं तो जीनोटाइप लिखने के क्रम में ये सब ध्यान दिया जाता है कि अगर स्मॉल है तो बराबर स्मॉल ही लिखना है, और अगर हेटेरोजाइगस हुआ यानी कि एक कैपिटल हुआ दूसरा स्मॉल हुआ तो हमेशा कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, आगे, स्मॉल को कहाँ लिखेंगे, पीछे। सबसे परेशान मत होइए, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा है अभी इस चैप्टर में। चलिए अब अगला टॉपिक है क्या बच्चे आपका, मेंडलिज्म। इसको क्या कहते हैं, मेंडलवाद। मेंडलवाद। अब मेंडलिज्म क्या है, मेंडलवाद क्या है, तो सीधा सीधा कि मेंडल साहब ने जितना भी खोजबीन किया, जितना भी जांच पड़ताल किया, जो भी डेटा दिया उन्होंने, जो भी कुछ किया, उन सबको मिला करके हम क्या नाम देते हैं बच्चा, मेंडलवाद का नाम देते हैं, मेंडलिज्म का नाम देते हैं। और मेंडल साहब बहुत पहले से ही थे, बीच में उन्होंने काम स्टार्ट किया था। मेंडल साहब कहीं ना कहीं इनको जानते हैं क्या कि ये क्या थे बच्चा, पादरी थे, इनको क्या कहते हैं, मॉन्क। ठीक है, तो चर्च के पादरी जो फादर होते हैं ना चर्च के, वो पहले क्या थे, ऑस्ट्रेलिया में ना, तो ऑस्ट्रेलिया में ये रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के, और ये वहां पे क्या थे, चर्च में एक फादर थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में ना। 1822 से कब तक थे ये, 1884 तक। सही है ना। देखो ईस्वी बड़ा याद नहीं रहता है हमको, ध्यान रखना, मिस्टेक होगा तो बताइएगा। ठीक है,
1822 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हुई थी, तो इनको एक रोग था जिसका नाम है ब्राइट रोग या ब्राइट डिजीज, ब्राइट रोग। और ये ब्राइट रोग कैसे हुआ था, कहां हुआ था, इनकी किडनी में। अब ये रोग कैसा है, इसके बारे में कोई ज्यादा जान पहचान नहीं करनी है। हाँ, किडनी को प्रभावित करता है ये ब्राइट रोग। तो ये ब्राइट रोग के कारण इनके किडनी में समस्या हुई थी, जिस कारण से ये 1884 में मर गए थे। ठीक है, जन्म कब हुआ, 22 में, मरे कब, 84 में। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद ये क्या काम करते थे, पादरी थे, फादर थे एक चर्च के। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। चलो, ऑस्ट्रेलिया में ये फादर का काम किया करते थे, पादरी थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, तो फादर के काम के साथ साथ अनुवांशिकी को समझना शुरू किया और अनुवांशिकी पर काम करना इन्होंने शुरू किया। कब काम इन्होंने शुरू किया, 1856 में। 65 कौन कह रहा है जी, 1856 में इन्होंने काम को शुरू किया। ठीक है, और लगभग कितने दिनों तक काम किए थे, 7 साल ना। ठीक है, इसी तरीके से याद रखा जाता है डेट को, मैं भी इसी तरीके से याद रखता हूं। लगभग क्या किए थे, 7 साल तक काम किए थे। काम शुरू किया 1856 में और 7 साल तक इन्होंने काम किया। तो प्लस कर दें क्या इसमें, 7 साल कितना हो जाएगा, 56 और 7 63, यानी कि इन्होंने 1863 तक काम किया। किस पर काम किया, जेनेटिक्स पर काम किया। और जेनेटिक्स में 2 ही चीजें आती हैं, क्या, पहला इनहेरिटेंस और दूसरा वेरिएशन। कि कौन कौन से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं, उस बात को देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लक्षण अगले पीढ़ी में दिखाई देते हैं जो पिछली पीढ़ी में नहीं थे। इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन, विविधता। इसी 2 शब्द पे काम कर रहे थे। इन्हीं 2 शब्द के बारे में पढ़ना या जांच करना क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, काम कब शुरू किया, 56 में। काम कब खत्म किया, 63 में। कितने दिनों तक काम किया, 7 वर्ष तक काम किया। ठीक है, इतना दिन काम करने के बाद शांत रहे, है ना। 2 साल तक इन्होंने अपना डेटा तैयार किया। काम करने के बाद 2 साल तक डेटा तैयार किया। तो 2 साल बाद कितना हो गया, 1865। ठीक है, 1865 में इनको रहा नहीं गया, अपने द्वारा किया गया जितना भी काम था, उसका जो भी डेटा बनाया था, इसको प्रकाशित करा दिया। प्रकाशित मतलब कि कहीं पर जाकर के छपवा दिया, किसी एक पुस्तिका में उसको छपवा दिया। और उस पुस्तिका का नाम क्या था बच्चा, नेचर फॉर एस्टेंडर वेरियन। क्या लिख देते, वेरियन, वेरियन, वेरियन। नेचर फोर है कि ऑफ है, नेचर ऑफ ना, फोर, नेचर फॉर एस्टेंडर। अरे मुंह बंद किताब में खोजना, ऐसे सही है, नेचर फोर है। ठीक है, नेचर फॉर एस्टेंडर वेरियन। ठीक है, याद रख लेना। इस पुस्तिका में इन्होंने, सुनो, क्या किया, अपने द्वारा किए गए पूरे जांच को, 7 साल काम किए, 7 साल के बाद 2 साल क्या किया, इसका पूरा डेटा का एनालिसिस किया। और 65 में जाकर के इन्होंने क्या करा दिया, अपने डेटा को प्रिंट करा दिया, प्रकाशित करा दिया। ठीक है, प्रकाशित। जैसे हम लोग की किताब को देखते हो, लिखा रहता है प्रकाशन। तो प्रकाशन का मतलब क्या है, उसमें संशोधन करके जब उसकी प्रिंटिंग हुई है, वो उसका क्या है, डेट है। तो उस हिसाब से इन्होंने भी क्या किया, एक पुस्तिका में या फिर जो वहां का पेपर हो, उस पेपर में डाल दिया अपने द्वारा किए गए सारे जांच का। और जांच किस पर किया था इन्होंने, 2 ही बात पर, वंशागति और विविधता। पूरा जांच करके कब दे दिया, सॉरी कहां पे, 1965 में। किसमें दिया, नेचर फॉर एस्टेंडर वेरियन में इन्होंने छपवा दिया। ठीक है, कब तक की कहानी हो गई, 1865 तक की कहानी हो गई। लेकिन दिक्कत क्या हुआ था वो भी पता है। मान लिया जाए कि हमने क्या करना है भाई, किसी चीज पर काम कर रहे हैं, काम करने के बाद हमने अपने द्वारा किए गए काम को पेपर में छपवा दिया। अब पेपर में छपवा दिया, फायदा कब होगा, कि जब सारे लोग उसको देखें, सारे लोग मेरे द्वारा किए गए काम को जांचें, जांच करने के बाद मेरी सराहना करें, अच्छा बताए कि नहीं मेंडल ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इनका सारा मेहनत पर पानी फिर गया। किसी ने इनके जांच पर ध्यान ही नहीं दिया, तनिको कोई ध्यान नहीं दिया कि मेंडल साहब ने इतनी अच्छी बात बताई है। ठीक है, आई बेचारे 65 के बाद सोचते रहे कि अब लोग देखेंगे देखेंगे देखेंगे, अब बेचारे दांत चियार के चले गए, है ना। यानी कि कुछ भी इनके फायदे लायक काम नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक की कहानी याद है, छोड़ दें यहीं पे। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़िएगा। बताया था कि टोटल 16 साल के बाद, यानी कि 1884 में मरे, 16 साल के बाद यानी कि कब, 1900 में। अब क्या हुआ कि 3-4 को वैज्ञानिक और आए,
ठीक है, अरे हाँ मुझे पता है 3, मतलब एक साथ समूह में क्या किए, काम करना शुरू किए। और काम मेंडल साहब में नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपना काम शुरू किया। ठीक है, तो 3 वैज्ञानिक आएंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे, और वो भी किस पर काम करेंगे, आनुवांशिकी पर। अब देखो क्या होता है ना कि वैज्ञानिक लोग जो हैं काम करते हैं, तो काम करने के साथ साथ क्या करते हैं, डेटा को भी रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई काम किया, काम करने के बाद अपने डेटा को क्या कर दिया, जमा कर दिया लैब में। ठीक है, भले मेरे डेटा पर किसी ने ध्यान दिया या ना दिया। उसके बाद 16 साल के बाद 3-4 वैज्ञानिक आए, जब उन्होंने काम करना चालू किया तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हम लोग एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, आनुवांशिकी। इस आनुवांशिकी में 2 चीज आती है, क्या, वंशागति और विविधता आती है। ये सब कुछ देखना जब उन्होंने चालू किया तो इनको याद आया कि अरे इसके बारे में तो किसी ने पहले से ही बता रखा है। आज जब उन्होंने मेंडल साहब का डेटा उठा करके देखा तब दंग रह गए कि जो चीज का खोज हम लोग आज कर रहे हैं, इस चीज का खोज मेंडल साहब क्या कर चुके हैं, 16 साल पहले ही बता के जा चुके हैं। 16 साल पहले नहीं, 1965 में बता चुके हैं, है ना। बेचारे मरने के 16 साल बाद इनको लोग समझा कि अच्छा चीज बता के गए हैं। जिस चीज की अभी हम लोग खोज कर रहे हैं उस चीज को कहीं ना कहीं मेंडल साहब पहले ही बता के चले गए। ठीक है, अब जब उनके डेटा को देखा गया तो डेटा को सारे लोग समझ भी नहीं पाए थे, बहुत जाके मेहनत करना पड़ा था तब जाके समझ में आया था। अच्छा, ये भी सवाल आता है यहाँ पे कि जब मेंडल साहब ने इतना मेहनत किया और 1965 में जब प्रकाशित कर दिया अपने डेटा को, तो कुछ लोगों ने तो देखा होगा, है, तो जो लोगों ने देखा था उनको भी समझ में नहीं आया था। पहला चीज कि ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक किसी दूसरे के साथ काम कर रहे थे। कौन थे वो, कार्ल डार्विन। डार्विन क्या थे, विकासवाद के सिद्धांत पे काम कर रहे थे, तो डार्विन के साथ काम कर रहे थे, इसीलिए बाकी वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। आज जिन्होंने इनके डेटा पर ध्यान दिया उनको बात समझ में नहीं आई। प्रयास आपको करना है कि आपको समझ में आ जाए एक बार में। उस समय भी ये बात कही थी कि जब वैज्ञानिकों को एक बार में नहीं समझ में आया था तो आपको भी एक बार में समझना है। ठीक है, अब नहीं समझ में आने का रीजन था कि मेंडल साहब ने अपने डेटा में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है या जो बायोलॉजी का टीचर है उसके लिए मैथमेटिक्स क्या होता है, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो बायो के साइंटिस्ट थे, आज किसका इस्तेमाल कर दिया, मैथ का। और दूसरे वैज्ञानिक जब इनके डेटा को देखे तो समझ में नहीं आया किसी को, और नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, हटाओ साइड करो। अब बाद में धीरे धीरे क्या किया गया कि इन्हीं के डेटा में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, और सुधार करके कुछ ऐसा सुधार किया गया ताकि जो दूसरे वैज्ञानिक है उनको भी बातें समझ में आए। ठीक है, उसी को आगे चल के नाम दे देते हैं क्या हम लोग, मॉडर्न जेनेटिक्स। बात समझ में आई, तो थोड़ा सा आगे पढ़िएगा। इसके अलावा बाकी सीधा का सीधा कल आएंगे क्रॉसिंग पे डायरेक्ट, केवल लक्षण देखेंगे। कौन कौन से लक्षण थे, इन्होंने 7 लक्षण देखे थे, ये सब पढ़ लेना। ये मटर के पौधे में इन्होंने 7 लक्षण देखे थे, सब लक्षण पढ़ लीजिएगा। सीधा सीधा कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एकल क्रॉसिंग। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट सीधा कर देंगे।